नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है, इसका यूज कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं बिना देरी किए। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। आपके लिए दो क्लॉज मिलेंगे, दो सेंटेंस मिलेंगे, उनको जोड़ करके एक बनाना है। उनको जोड़ करके कितना बनाना है? एक। अब क्लॉज क्या होता है? अब एक क्लॉज जो होता है उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये जो प्रेडिकेट होता है इसको हम वर्ब कहते हैं, अर्थात वर्ब वाला पार्ट जिसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होती है। तो क्लॉज में होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये कम से कम एक क्लॉज का हिस्सा होते हैं। इनको दो क्लॉज आ जाएंगे, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है हमें, या तीन क्लॉज आ जाएंगे, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। अब ये सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। सिंथेसिस के लिए तीन प्रकार के सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वाक्य को जोड़ने के लिए, सिंथेसिस बनाने के लिए। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पर हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है और ये कैसे जुड़ता है। सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, उसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट या वर्ब होते हैं, लेकिन वाक्य बिल्कुल साधारण ही रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार के कंजंक्शन वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद कंपाउंड होता है। कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। दो क्लॉज बन जाते हैं। दो जो क्लॉज आप जोड़ेंगे उसमें से एक भाग को कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा उसका मेन होता है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसमें सिंपल अपने आप में सिंपल होता है। इसमें मेन क्लॉज के साथ में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और इसमें मेन क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब शुरू करते हैं सिंपल। दो वाक्यों को जोड़ करके हम साधारण वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के हमें कंजंक्शन की कोई आवश्यकता जनरली नहीं होती। वाक्य बिल्कुल साधारण रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यूज करके हम वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। नाउन इन एपोजिशन को प्रयोग करके हम सिंपल बना सकते हैं। टू का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाते हैं। नाउन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल बनाते हैं। नाउन या जेरेंड का यूज करते हुए वाक्य को सिंपल बना दिया जाता है। एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग होता है और एक एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है वाक्य को क्या बनाने के लिए? सिंपल बनाने के। एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब बात करें हम सिंपल सेंटेंस के, सबसे पहले नियम जो कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल होता है वो होते हैं तीन। पार्टिसिपल कितने होते हैं? तीन। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा होता है? परफेक्ट। यहां पर बड़ा सिंपल सा तरीका है इनको समझने और सीखने का। जब दो काम एक साथ हो जाएं, दो काम कैसे हो जाएं? एक साथ, तो वाक्य को जब जोड़ेंगे तो वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा। जब दो वाक्यों में
पहले में किसी के बारे में वर्णन हो, किसी का के बारे में पता चले और दूसरे के बारे में उसकी कोई विशेषता बताई जाए, कोई अतिरिक्त जानकारी दी जाए। तो बाकी किससे जुड़ेगा? पास्ट पार्टिसिपल से। दो काम एक साथ होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे वाक्य में अगर विशेषता बताई जाएगी तो वाक्य पास्ट पार्टिसिपल से जुड़ेगा। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम खत्म के बाद अगर दूसरा काम शुरू हो, क्योंकि परफेक्ट क्या कहता है? काम खत्म, पूरी तरह खत्म। एक काम खत्म, एक काम समाप्त, उसके बाद क्या हो? दूसरा कार्य, उसके बाद दूसरा काम शुरू, उसके बाद कौन सा काम शुरू हो जाए? दूसरा काम शुरू। तो उस वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। उसको किससे जोड़ते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल से। टेंस का मामला अलग है, ये पार्टिसिपल अलग चीज है ना। पर पार्टिसिपल कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तीन पार्टिसिपल होते हैं। तीनों का हम उपयोग देखेंगे। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो हम वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। देखिए, पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज होगा? जब दो काम एक साथ हो, एक साथ हो। काम तो अलग अलग हैं लेकिन उनमें ड्यूरेशन, समय का कोई गैप नहीं है। जैसे कि पुलिस पहुंची, चोर भाग गया, अर्थात पुलिस के पहुंचते ही चोर भाग गया। इस प्रकार से मैं घर पहुंचा, खाना खा लिया। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो होते हैं कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नो गैप ऑफ एनी वर्क, कोई काम में कोई गैप नहीं, एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम तुरंत से शुरू, है ना। अर्थात कह सकते हैं कि एक के साथ साथ दूसरा चलता है। एक्शन का रिएक्शन, क्या है? एक्शन का रिएक्शन, जिसको मैं कह सकता हूं प्रथम कार्य का दूसरे वाक्य में परिणाम नजर आता है कि इसके बाद ये हुआ, तुरंत इसकी वजह से ये हुआ। अर्थ क्या हो जाता है इसका? हुए या करके के अर्थ में। इस्तेमाल कैसे होता है? ये यूज होता है इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। जो भी मेन वर्ब है उसको, पहले जो वाक्य है उसके मेन वर्ब को फोर्थ फॉर्म में बदल देते हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं और दूसरे वाक्य को लिख देते हैं। तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को ना लिख करके उसको मेन वर्ब से शुरू करते हैं। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो है उनको लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे। अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, बड़ा सिंपल है। आप एक बार इसको गौर से अगर समझेंगे तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा ना, तो मैं कहूँ फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कह लूँ और उसके बाद ईटीसी वाक्य में पहले वाले में जो कुछ है उसको सीधा लिख दो आप, फिर लगा दीजिए कॉमा, है ना। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस, कौन सा सेकंड
सेंटेंस, उसको हम लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, द थीफ दूसरे एग्जाम्पल चलो इसी को लिखते हैं, द थीफ शो द पुलिस, ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब आपके लिए ये दो अलग अलग क्लॉज आए हुए हैं, द थीफ सो द पुलिस, ही रैन अवे, दो अलग अलग क्लॉज हैं। अब जो ही चोर ने पुलिस को देखा तुरंत भागेगा वो, तो एक्शन का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ ना। जब एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। बाकी को जोड़ना सीखते हैं। मेन वर्ड क्या है आपकी, सो, सो की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, सीइंग, सीइंग। सीइंग हो गया, क्या रह गया पीछे, द पुलिस, द पुलिस, कोमा। अब ये ही किसके लिए आया था, द थीफ के लिए, क्योंकि थीफ शब्द यहाँ की बजाय यहाँ आया हुआ है, तो बात तो एक ही है। हम थीफ को यहाँ लिख लेते हैं, द थीफ रैन अवे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I reached school, I reached school, I started to read। मैं स्कूल पहुंचा, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन, सॉरी आई रीच्ड स्कूल, एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन। तो रीच की कौन सी फॉर्म आ गई, फोर्थ फॉर्म, आई रीचिंग। अब आई यहाँ दोनों कॉमन है तो बाद वाला ही लगाना है हमें। हमने यहाँ भी बाद वाला ही लगाया था, लेकिन वो नाउन आगे दी हुई थी, इसलिए नाउन को हमने पीछे लिखना हो गया है ना। रीचिंग स्कूल, रीचिंग स्कूल, कॉमा आई स्टार्टेड टू रीड, रीचिंग स्कूल आई स्टार्टेड टू रीड। तो ये था बात। इसके बाद अगर मान लो कोई इजार एम बाजवर वाला वाक्य आता है, तो इजार एम बाजवर की वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब बी होती है ना। तो वहां पर बी से बीइंग करके आप वाक्य को बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल की मैंने आपको बताया है कि भैया पास्ट जो पार्टिसिपल है वह क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है, तो दूसरे वाक्य में विशेषता आएगी। जब विशेषता आएगी तो उस विशेषता को उस नाउन के पहले लिख देंगे। विशेषता को क्या करेंगे, जिस नाउन की विशेषता बताइए उसके पहले लिख देंगे। और विशेषता के रूप में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी। तो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगी। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। देखिए, अंकुर हैज
sold his mobile. It was broken. It was broken. अंकुर ने अपना मोबाइल भेज दिया. It was broken, ये टूट चुका है था. अब यहां पर आप देखें तो अंकुर ने टूटा हुआ मोबाइल बेच दिया अपना. मोबाइल कैसा है? टूटा हुआ. तो टूटा हुआ शब्द मोबाइल है ना. मोबाइल के पहले उस टूटे हुए शब्द, ये जो वर्ब आई है बाद वाली थर्ड फॉर्म, जो कि विशेषता बता रही है ना उनकी, उसके तुरंत बाद उसको लिख देंगे. अंकुर हैज सोल्ड हिज मोबाइल. अब देखो मोबाइल कैसा है? ब्रोक, टूटा हुआ, ब्रोकन मोबाइल. अंकुर हैज सोल्ड हिज ब्रोकन मोबाइल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. सारिका थ्रू द चेयर. सारिका थ्रू द चेयर. इट वॉज ब्रोकन. इट वॉज ब्रोकन कह लो, डैमेज कह लो, जो भी है. तो वाक्य बनाएंगे. सारिका थ्रू का क्या हो गया? थ्रू द चेयर. अब चेयर कैसी है? ब्रोकन है. ब्रोकन चेयर. सारिका थ्रू द ब्रोकन चेयर. ओके, ये थे आपके एग्जाम्पल. इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं. निखिल washed his car. निखिल washed his car. It was repaired. It was repaired. क्या धोया है? कार धोई है. कौन सी? जिसकी मरम्मत हुई थी, रिपेयरिंग हुई थी. तो बनाएंगे निखिल वॉश्ड हिज रिपेयर्ड कार. निखिल वॉश्ड हिज रिपेयर्ड कार. ओके, ये हो गया आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल. तीसरे पार्टिसिपल में चलते हैं. तीसरा पार्टिसिपल है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल. कौन सा है? परफेक्ट. परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि एक काम खत्म हो जाता है और दूसरा काम क्या होता है? शुरू होता है. एक काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है. पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके उसको बनाते हैं. पास्ट पार्टिसिपल को क्या बनाते हैं? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, जो पहला वाक्य है उसका प्रयोग है ना. उसके बाद सेकंड सेंटेंस.
इस प्रकार से उसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। मदर हैड कुक्ड फूड। शी कॉल्ड मी। अब इस वाक्य को देखें आप। माँ ने क्या कर लिया, खाना पका लिया और उसने मुझे बुला लिया, है ना। माँ ने क्या किया, पहले खाना पकाया उसके बाद मुझे बुलाया। तो हैविंग किससे बनाएंगे, हैविंग से, इससे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड। हैविंग कुक्ड फूड। अब सी किसके लिए है, मदर के लिए, तो लिखेंगे मदर कॉल्ड मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल मैं इस प्रकार से दूंगा आपको कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आए, कोई दूसरा काम हो, उसके हिसाब से देखते हैं। आई फिनिश्ड माई स्टडी। आई वेंट टू मार्केट। ये ऐसी चीज नहीं है कि तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। मैंने स्टडी फिनिश की, उसके बाद में दूसरा काम शुरू किया। तो एक काम के बाद में जब दूसरा काम शुरू होता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट में। हैविंग फिनिश्ड माई स्टडी, कॉमा आई क्या लिखेंगे, वेंट टू मार्केट। देखिए आई को यहाँ पे यूँ लिखा क्योंकि दोनों ही जगह सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई का आई वेंट टू मार्केट। जनरली आपको हर क्लास, हर कंपटीशन का या हर क्लास का एक स्टैंडर्ड होता है। प्रयास वो है, एग्जामिनर ये करता है कि आपके स्टैंडर्ड से पेपर में क्वेश्चन दिए जाए। ओके, अगर बात करूं मैं 12th लेवल पे जो सिंथेसिस का टॉपिक है, उसमें सामान्यतः वो प्रयास करेगा कि वाक्य को खत्म करने के भाव के साथ दिखाया जाए, बच्चों को प्रस्तुत किया जाए, ताकि वो पहचान पाए कि कौन सा पार्टिसिपल है इसमें। तो उस जनरली हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला एग्जाम्पल देगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस had announced they started to search the thief in जोधपुर। द पुलिस हैड अनाउंस्ड, पुलिस ने घोषणा कर दी। दे स्टार्टेड टू सर्च द थीफ इन जोधपुर, पहले घोषणा कर दी कि जोधपुर में तलाश करेंगे हम उसको। कई बार होता है ना कि लोकेशन के आधार पर वो कह देती है कि हमें उसकी लोकेशन वहाँ मिली है, तो इसका मतलब वो वहाँ तलाश करने जाएंगे। पुलिस ने अनाउंस कर दिया और उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। कहाँ, जोधपुर में। तो इस वाक्य से जब बनाएंगे हम तो हैविंग अनाउंस्ड, हैविंग अनाउंस्ड द पुलिस, क्योंकि पुलिस प्लूरल है ना इसलिए दे आया, पुलिस प्लूरल है इसलिए क्या आया, दे स्टार्टेड
टू सर्च द थीफ सॉरी मिटाता हूं इसको, दे सर्च द थीफ इन जोधपुर। ये था आपका पार्टिसिपल का प्रयोग। उसके बाद अगला प्रयोग आता है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का टू का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ना। देखिए, जब भी आपके लिए पेपर में इन्फिनेटिव टू से वाक्य जोड़ने की बात आए, देखो एक बार एक चीज होती है कि दो प्रकार के कंपटीशन होते हैं, दो प्रकार से एग्जाम लिया जाता है इस टॉपिक को लेकर के। एक में तो वो खुद जोड़ करके दे देगा और कहेगा फाइंड आउट द सिंपल सेंटेंस। दो सेंटेंस क्लॉज देगा पहले, उनको जोड़ने के बाद में वो कहेगा, खुद जोड़ के देगा और चार ऑप्शन में विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। दूसरे प्रकार का सिंथेसिस जो करवाता है वो खुद चाहता है कि भाई मुझे किस चीज़ का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को जुड़वाना है। और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चीज़ें बदलती हैं। जहाँ अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ जुड़वाएगा या चार ऑप्शन देगा, क्योंकि जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें तो वो चार ऑप्शन देता है। जहाँ ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता वहाँ जनरली प्रयास वो करता है कि कन्फ्यूजन को दूर करके मूल शब्द या जिससे जुड़वाना है पार्टिसिपल से या किसी भी चीज़ से, उसका वह ब्रैकेट में दे देता है कि इससे आप जोड़िए। नहीं भी देता है तो हमारी तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हमें भाव समझना है और जोड़ देना है। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव बताता है उद्देश्य को, मोटिव ऑफ आवर वर्क। हमने कोई काम किया तो उसका उद्देश्य क्या था, है ना। हमने बाइक खरीदी तो बाइक क्यों खरीदी? ड्यूटी जाने के लिए, घूमने के लिए, जो भी पर्पज है एक्सपाइज में आप उसको मेंशन करता है वो उसके माध्यम से। शुरू करते हैं। तो इन्फिनेटिव का जो प्रयोग है वह क्या बताता है? उद्देश्य बताता है कि भाई कोई काम किया हमने तो इसलिए किया। तो इन्फिनेटिव वाले वाक्य में जो दूसरा वाला वाक्य होता है उसके वर्ब टू लगा करके हम उसकी वर्ब को हम टू लगा करके लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इन्फिनेटिव टू से वाक्य जोड़ना सीखेंगे। आई परचेज्ड ए बाइक। I want to I wanted to पास्ट में ही बना देते हैं। I wanted to go to मैंने बाइक खरीदी किसके लिए? मैं ड्यूटी पे जाना चाहता था, तो ड्यूटी करना चाहता उस बाइक से। उद्देश्य हो गया ना। अब उद्देश्य हो गया तो मूल उद्देश्य ये है, उस मूल उद्देश्य को हम वाक्य में जोड़ देंगे। आई परचेज्ड ए बाइक। क्यों खरीदी? टू गो टू ड्यूटी। ऐसे ही कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ पर मैं पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आई गो टू स्कूल डेली। आई वॉन्ट टू रीड। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्यों जाते हो स्कूल? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई गो टू स्कूल
डेली, अब देखो डेली है एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको बाद में लिखते हैं। टू आई गो टू स्कूल डेली। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, आई गो टू स्कूल डेली टू रीड, टू रीड। दूसरे प्रकार से आई गो टू स्कूल टू रीड डेली। मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए डेली, रोजाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फ्रेंड कॉल्ड मी yesterday, your friend called me, है ना। he made me, your friend called me, he made, आपके मित्र ने मुझे बुलाया और वह मुझसे मिला, तो योर फ्रेंड, फ्रेंड ने बुलाया फिर मिलने के लिए बुलाया ना। योर फ्रेंड कॉल्ड मी, अब मेट यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, इसको फर्स्ट में बदल देंगे क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, मीट। अब यहाँ मी दो बार आ रहा है, इसको रिपीट करेंगे नहीं क्योंकि एक ही जगह इस्तेमाल करना है, टू मीट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम जब उद्देश्य बताते हैं तो टू का प्रयोग होता है। मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया अपनी फसल को बेचने, मैं दिल्ली गया कपड़े खरीदने के लिए। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, तो मैं दिल्ली गया, मैं कपड़े खरीदना चाहता हूँ, मैं कपड़े खरीदना चाहता था। तो आई वेंट टू दिल्ली टू परचेज क्लॉथ्स। मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। आई कम टू यू टू मीट यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मैं तुमसे मिलता हूँ, मिलूँ। इस प्रकार से जब उद्देश्य की बात होती है तो टू का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव टू। नेक्स्ट, अगला प्रयोग है नाउन के अपोजिशन का। नाउन का अपोजिशन क्या होता है? अब देखिए, नाउन का जो अपोजिशन है वो है कि नाउन जो भी है, मेन नाउन, मुख्य व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में कोई एडजेक्टिव बेस का एक, या एडजेक्टिव बेस कहें या हम कहें कि उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दी हुई होती है। तो वो जो अतिरिक्त जानकारी होती है ना, उस जानकारी को कॉमा लगा करके लिखते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन मतलब पास में, नाउन के पास में लिख देनी है कोई दूसरी विशेषता, उसकी दूसरी कोई चीज जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम पास में लिखेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? देखिए, आई नो मिस्टर कुमार, आई नो मिस्टर कुमार, मैं मिस्टर कुमार को जानता हूं। ही इज ए डॉक्टर। वाक्य को हमें क्या बनाना है? वाक्य को हमें सिंपल बनाना है। किसका प्रयोग करके? नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग। तो भैया वो कह रहा है कि मैं मिस्टर कुमार को जानता हूँ और वो क्या है? डॉक्टर। तो भाई कुमार के बाद कोमा लगा के इसको लिख देंगे हम। कैसे? आई नो मिस्टर कुमार कोमा ए डॉक्टर। अब ये डॉक्टर के पहले कोमा लगा दिया, कुमार के तुरंत बाद डॉक्टर आया, इसका मतलब कुमार ही क्या है? डॉक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल।
अशोका was a great king. Great king. He won the toughest war. अब देखिए ये सेंटेंस है, एक क्लॉज ये, दूसरा क्लॉज ये, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। यहाँ अशोक है, ये भी अशोक के लिए आया है। अच्छा अशोक ये मेन वर्ब वाला सेंटेंस है तो इसको लिखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मेन वर्ब तो हट नहीं सकती। लेकिन अगर यहाँ से हम इसको हटा दें बाज को, अशोक ए ग्रेट किंग, अशोक ए ग्रेट किंग, उसके बाद या फिर कॉमा आएगा क्योंकि ये नाउन है और इसके पास में उसकी अतिरिक्त विशेषता बता दी, ये हो गया नाउन इन पोजीशन। वॉन द टफेस्ट वॉर। ओके, ऐसे ही क्लास में होते हैं, है ना। देखिए एक क्लास वाला एग्जांपल देता हूं आपको। मयंक इज माय फ्रेंड। मयंक इज माय फ्रेंड। ही लॉस्ट हिज बाइक। अब मयंक इज माई फ्रेंड तो इज हटा देंगे तो मयंक, सामने वाले के लिए इसको इसलिए लिखते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमें अतिरिक्त सेंटेंस बोलना ना पड़े, लिखना ना पड़े। शॉर्ट में हमें सामने वाले को भाव समझाना होता है। सेंटेंस को शॉर्ट में लिखने के लिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। 2 सेंटेंस लिखने से बेहतर है एक सेंटेंस में आप अपनी बात खत्म कर दो। तो मयंक कोमा करके लिख देंगे। कौन, अब पूछता है कौन मयंक? मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। लॉस्ट हिज बाइक, अब ही तो मयंक के लिए आया था, कोमा लगाएंगे, लॉस्ट हिज बाइक। ओके, इसके बाद है टू टू का प्रयोग। अब देखिए टू टू का प्रयोग कहाँ होता है? वेरी और कैन नॉट के स्थान पर। कहाँ पे होता है? वेरी और कैन नॉट के स्थान पर। शुरू करते हैं उसको भी। टू टू का प्रयोग ये क्या है? इतना के अर्थ में इस्तेमाल होता है। किसके अर्थ में? इतना के, इतना के, इतनी की या इतने के हैं। राहुल इज वेरी सिक, ही कैन नॉट या कांट वॉक। आपको मैं बड़ा सरल सा बता दूं। सबसे पहले तो एक काम करें आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। वेरी के स्थान पर तो टू का प्रयोग होता है और कांट के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। वाक्य को जोड़ देंगे। अब देखिए, राहुल इज टू सिक। टू, क्योंकि ही कैन नॉट, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि ही तो राहुल के लिए आया था। कैन नॉट के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? कैन नॉट के स्थान पर टू लगा दिया। राहुल के लिए ही आया ही था, टू वॉक। ओके, अगला एग्जांपल। नवीन इज सो पुअर ही कैन नॉट रीड इंग्लिश। पहला एग्जांपल। दूसरा,
नवीन इज सॉरी वेरी पुअर, वेरी पुअर, नवीन इज वेरी पुअर। वैसे सो का भी प्रयोग होता है, ही कैन नॉट रीड इंग्लिश, ही कैन नॉट रीड इंग्लिश। जब आप इस वाक्य को बनाएंगे तो वेरी की जगह पे टी डबल ओ और कैन नॉट के स्थान पर टी। वाक्य जोड़ेंगे, नवीन इज टू पुअर टू रीड इंग्लिश। वाक्य समझ में आए हों, सिंथेसिस समझ में आए हों, अन्य प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। सिंथेसिस समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।